नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और लोग वोट के द्वारा, चुनाव के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो विधानसभा, लोकसभा में जा कर के हमारी इच्छा और आशा के अनुरूप पॉलिसी मेकिंग, लॉ मेकिंग, रूल्स मेकिंग का काम करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो डेमोक्रेटिक व्यवस्था या लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण होता है चुनाव। चूँकि इन चुनावों को कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है और हमारा जो चुनाव आयोग है उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। और हमारे संविधान में इनकी नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, यानी भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करेगा। इसके अलावा समय समय पर जो भारत में जो चुनाव की विसंगतियां थीं उसको दूर करने की कोशिश की जाती रही, चुनाव सुधार पर तमाम प्रयास किए जाते रहे और उन्हीं चुनाव सुधारों पर एक दिनेश गोस्वामी समिति बनी थी 1990 में। वो लगातार उस पर वर्क कर रही थी, उस पर काम कर रही थी कि किस प्रकार से कौन से उपाय अपनाए जाएं जिनसे चुनाव में सुधार किया जा सके और स्वतंत्र स्वायत्त चुनाव कराए जा सकें। इसके अलावा 2015 में चुनाव सुधारों पर विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट आई और इन दोनों के आधार पर, यानी दिनेश गोस्वामी समिति और विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की और सुप्रीम कोर्ट को ये गाइडलाइन जारी करने का अधिकार भी हमारी संविधान में जो आर्टिकल 142वां है उसमें उसको निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है। और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव सुधार की इन रिपोर्ट्स के आधार पर सरकार को एक निर्देश दिया कि भाई जब तक नई व्यवस्थाएं नहीं बन जाती हैं तब तक एक समिति बनेगी और उस समिति के द्वारा जो तय किए गए लोग हैं वो एक सूची बनाएंगे जिसके आधार पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि भाई कानून वो बनाएगी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कैसे की जाएगी या कौन लोग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जब तक सरकार ये नई व्यवस्था नहीं कर लेती है तब तक एक समिति बनाई जाएगी, एक उच्च स्तरीय समिति होगी जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और विपक्षी दल का नेता होगा और ये तीनों मिल करके नाम तय करेंगे और उस नाम को वो राष्ट्रपति के पास भेजेंगे और उसमें वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और आयुक्त को चुन लेगा। तो निश्चित रूप से ये व्यवस्था शुरू हो गई और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर फिर सरकार ने एक कानून अभी हाल ही में वो लाई है, एक विधेयक के रूप में लाया गया है। वो विधेयक क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023 राज्यसभा में पहले वो पास हो गया और इसके साथ साथ कल लोकसभा में भी वो पास हो गया है। और इस विधेयक में क्या मुख्य बातें थीं, क्या मुख्य बातें हैं, उसको हमें जानना है और इस विधेयक की आलोचना किन मुद्दों को लेकर के की जा रही है उस पे हमको चर्चा करनी है। तो इस विधेयक में क्या कहा गया कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक उच्च स्तरीय समिति होगी और इस समिति में कौन कौन लोग होंगे? एक तो प्रधानमंत्री होंगे,
एक सदस्य कैबिनेट मंत्री कोई होगा और विपक्ष का नेता होगा। और अगर कोई विपक्ष के नेता की कसौटी पर नहीं खरा उतरता है तो लोकसभा में जो सबसे बड़े दल का नेता होगा उसको इस उच्च स्तरीय समिति में रखा जाएगा। अब देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की पुरानी जो गाइडलाइन थी उसमें उस समिति में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी था, लेकिन इसमें चीफ जस्टिस को नहीं रखा गया। जो विधेयक ये लाया गया है इसमें चीफ जस्टिस को नहीं रखा गया। इसमें किसको रखा गया? प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और विपक्ष का नेता। तो निश्चित रूप से सरकार का पलड़ा इसमें भारी है। दो लोग तो सरकार की तरफ से हैं। अब जब दो लोग सरकार की तरफ से हैं तो निश्चित रूप से सरकार जिसको चाहेगी उसको सीजेआई बनाए, उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाएगी, सीईसी बनाएगी, ईसी बनाएगी। तो सरकार का तो पलड़ा भारी है। और अगर मान लीजिए कोई पद रिक्त होता है, जैसे ये 3 लोग हैं, इनमें से कोई पद रिक्त भी होता है, तो भी अगर ये समिति किसी चीज़ की सिफारिश करती है, किसी नामों की सिफारिश करती है, तो उसको मान लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 3 लोग में से अगर विपक्ष का नेता नहीं है और वो अनुपस्थित है तो अगर सिफारिश समिति देती है तो उसको नहीं माना जाएगा कि 3 लोग करेंगे तभी उस सिफारिश को माना जाएगा। नहीं, अगर कोई अनुपस्थित है उसके बाद भी अगर समिति कोई सिफारिश करती है तो उन नामों की सिफारिश को राष्ट्रपति मानेगा, वो कर लेगा। अब इस समिति पर किन नामों की चर्चा होगी, वो नाम कैसे तय होंगे या कौन तय करेगा, यानी सर्च कौन करेगा कि कौन कौन लोग सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। तो इसके लिए एक अलग कमेटी बनेगी जिसकी अध्यक्षता भारत का कैबिनेट सचिव करेगा और उसकी अध्यक्षता में एक सर्च कमेटी बनेगी और वो सर्च कमेटी पूरे भारत में से योग्य लोगों को सर्च करेगी कि कौन कौन लोग कैपेबल हैं भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने के लिए या निर्वाचन आयुक्त बनने के लिए। और उनके द्वारा सर्च किए गए नामों पर ये समिति नामों को रिकमेंड करेगी राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति उनको चुन लेगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त। अब योग्यता क्या होगी? क्योंकि इस विधेयक में योग्यता की भी बात करी गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की योग्यता क्या होगी। तो इसमें केवल सचिव रैंक के अधिकारी ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। अब या तो सचिव पर वो कार्यरत हों या रिटायर अधिकारी हों, जो केंद्रीय सरकार में सचिव हैं वही लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। अब इनके वेतन की हम बात करते हैं, चूंकि इस विधेयक में उनके वेतन की भी बात करी गई है। तो वेतन जो है वो इनका कैबिनेट सचिव, जो केंद्रीय कैबिनेट सचिव होता है, उसके बराबर होगा। पहले क्या प्रावधान था? तो पहले प्रावधान था सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर वेतन इनको दिया जाएगा। ठीक, अब इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को पद से हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज के भांति ही रखी गई। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई इस विधेयक की या इस विधेयक में जो प्रावधान दिए गए हैं उसकी आलोचना क्यों हो रही है? तो आलोचना के 2-3 मुद्दे हैं जिनके आधार पर विपक्षी दल या अन्य प्रेस या मीडिया के माध्यम से जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं, उसमें जो पहली चीज है कि इस समिति में चूंकि 3 सदस्य होंगे, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री एक और एक विपक्ष का नेता। तो इन केस विपक्ष का नेता उसमें भाग नहीं लेता है या अनुपस्थित रहता है या आने से इनकार कर देता है, तो बाकी 2 लोग यानी प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री जो सिफारिश देंगे उस सिफारिश को राष्ट्रपति मान लेगा।
तो निश्चित रूप से एक तरह से सरकार समर्थित व्यक्ति ही इलेक्शन कमिश्नर बन जाएगा या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएगा। दूसरा जो विवाद का मुख्य मुद्दा है कि पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का जो वेतन था वो सुप्रीम कोर्ट के जज की भांति था, जज के समान था, लेकिन अब वेतन जो है वो केंद्रीय कैबिनेट सचिव के बराबर कर दिया गया है। यानी इनके ऊपर ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और निर्वाचन आयुक्त हैं, इनके ऊपर केंद्र सरकार वेतन को लेकर के भी दबाव बना सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे दबाव बना सकती है, चूंकि कैबिनेट सचिव का वेतन केंद्र सरकार ही तय करती है और केंद्र सरकार चूंकि तय करती है और अब चूंकि सीईसी और ईसी का वेतन भी कैबिनेट सचिव के बराबर है, तो कहीं ना कहीं वेतन को लेकर के भी इनके ऊपर दबाव बनाने की आशंकाएं इसके आलोचक जता रहे हैं। और जो एक अन्य जो आपत्ति या आलोचना का विषय है कि यह पद यानी सीईसी और ईसी का जो पद है ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित कर दिया गया है। यानी केंद्र सरकार में सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है। यानी अन्य देश में जो उपलब्ध योग्य लोग हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं, इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं, योग्य हैं, अनुभवी हैं चुनावी प्रक्रिया के, उन लोगों के इसमें शामिल होने का रास्ता बंद हो गया है। बहुत ही सीमित कर दिया गया है कि सरकारी अधिकारियों को ही ये बनाया जा सकता है, ये जो सेवा में हो या जो रिटायर्ड हो। तो अब तो खैर इसमें कुछ नहीं हो सकता है। आगे अगर कोई संशोधन की आवश्यकता होगी या कोई अन्य सुझाव आएंगे तो हो सकता है केंद्र सरकार इसमें कुछ अमेंडमेंट करे। लेकिन ये जो विधेयक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का, सेवा शर्तों का, वेतन का, वो लोकसभा में पास हो ही चुका है, राज्यसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा में भी पास हो चुका है और अब बस उस पर राष्ट्रपति के साइन होने बाकी हैं और राष्ट्रपति के साइन होते ही ये एक्ट बन जाएगा और भविष्य में जो भी देश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त चुने जाएंगे वो इस विधेयक में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उन्हीं के आधार पर चुने जाएंगे। तो इस विधेयक के बारे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जो वर्णित व्यवस्थाएं दी गई हैं आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।